14 फरवरी 2019। एक ऐसा दिन जब दुनिया भर में प्यार और मोहब्बत का जश्न मनाया जा रहा था। कपल्स एक दूसरे के साथ वैलेंटाइन डे मना रहे थे, प्यार के रंग में डूबे हुए थे। लेकिन उसी दिन भारत के सीने पर एक गहरा जख्म दिया गया, एक ऐसा घाव जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। ये एक ऐसा हमला था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह का माहौल सामान्य था, जैसे कि हर रोज होता है। सड़कें खुली थीं, गाड़ियां चल रही थीं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन अनहोनी की आहट हवा में थी। एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों का काफिला अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। ये जवान देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। 78 गाड़ियों में जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। काफिला लंबा था लेकिन अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रहा था। सब कुछ रूटीन लग रहा था, जैसे कि हर दिन होता है। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आतंकियों की नजरें उन पर थीं। वे घात लगाए बैठे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे। दोपहर करीब 3:15 बजे, जब सूरज अपनी चरम पर था, पुलवामा के लेथपोरा में एक भयानक घटना घटी। अचानक एक तेज रफ्तार कार काफिले के पास आई। उसकी गति बहुत तेज थी, जैसे कि वह किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। यह कोई आम कार नहीं, बल्कि एक शैतान का रूप थी, बल्कि विस्फोटकों से भरी मौत की गाड़ी थी। एक चलती फिरती बारूद का ढेर जो सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार थी। कार ने सीआरपीएफ की बस को टक्कर मारी, एक जोरदार टक्कर जिसने सब कुछ बदल दिया। और एक भीषण धमाका हुआ, एक ऐसा धमाका जिसने धरती को हिला दिया। बस के परखच्चे उड़ गए, जैसे कि वह कागज का एक टुकड़ा हो। चारों तरफ धुआं ही धुआं, अंधेरा छा गया और आग फैल गई। लपटें आसमान को छू रही थीं, सब कुछ जल रहा था। धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, जैसे कि किसी ने पहाड़ को चीर दिया हो। आसपास की गाड़ियां भी चपेट में आ गईं, वे भी जल गईं, तबाह हो गईं। इस हमले ने 40 परिवारों के चिराग बुझा दिए, उनकी खुशियां छीन ली और पूरे देश को सदमे में डाल दिया। हर आंख में आंसू थे, हर दिल में दर्द था। यह हमला भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार था, एक खुली चुनौती थी। अब जवाब देना जरूरी था, एक ऐसा जवाब जो दुनिया को दिखा दे कि भारत कमजोर नहीं है। आखिर इस कायराना हमले के पीछे किसका हाथ था? कौन था इस बर्बरता का मास्टरमाइंड? इस हमले का मकसद क्या था और इसे अंजाम देने वाले कौन थे? जांच में एक नाम सामने आया, आदिल अहमद डार। एक ऐसा चेहरा जो इस हमले की पहचान बन गया। पुलवामा का रहने वाला 22 साल का एक युवक जो कुछ समय पहले ही जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। उसने आतंक की राह क्यों चुनी, यह एक अलग सवाल है, लेकिन उसका अंजाम सबके सामने था। उसने एक मारुति इको कार को 300 किलो से भी ज्यादा विस्फोटकों से भरा। यह एक चलती फिरती मौत की मशीन थी जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती थी। उस कार को बार बार बेचा गया, कई हाथों से गुजरी, ताकि उसकी असली पहचान छुपी रहे और किसी को शक न हो। आतंकियों ने हर मुमकिन कोशिश की कि वे कानून की नजरों से बच सकें। डार ने इस आत्मघाती हमले से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। यह वीडियो उसकी मौत के बाद जारी किया गया। उस वीडियो में वह जैश का झंडा लहराते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, नफरत फैला रहा था। उसकी बातों में हिंसा और आतंक का खुला आह्वान था। यह हमला सिर्फ किसी अकेले भटके हुए नौजवान का फैसला नहीं था, बल्कि यह सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं की एक सोची समझी साजिश थी, जिसे बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया। फॉरेंसिक जांच में कार के टुकड़ों की पड़ताल करते हुए जांचकर्ता सज्जाद भट्ट नाम के एक और शख्स तक पहुंचे, जो खुद जैश का एक सक्रिय आतंकी था और इस साजिश में शामिल था। धमाके की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस के टुकड़े धमाके के बाद 100 मीटर के दायरे में बिखर गए थे। घटनास्थल से आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन की छड़ों जैसे खतरनाक विस्फोटकों के अवशेष मिले, जो इस हमले में इस्तेमाल किए गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री आतंकियों तक कैसे पहुंची। यह एक गंभीर सुरक्षा चूक थी। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह हमला उनकी नाकामी को दर्शाता था और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता थी। इस हमले में हमने सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान खो दिए। वे सिर्फ संख्या नहीं, पूरे देश के बेटे, पति, पिता और रक्षक थे। वे अलग अलग राज्यों से थे, अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन सबका धर्म एक, देश की सेवा तिरंगे में लिपटे
उनके पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचे तो पूरा देश रो पड़ा। शहीद अमर रहें के नारे गूंजे, लेकिन दर्द हर चेहरे पर था। विस्फोट इतना भीषण था कि कई जवानों की पहचान डीएनए सैंपलिंग से करनी पड़ी। हर शहीद की पहचान के साथ एक और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। इन 40 शहीदों का बलिदान हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी कितनी कीमती है। पुलवामा हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली और आदिल डार का वीडियो जारी किया। जैश-ए-मोहम्मद कोई नया नाम नहीं। मसूद अजहर ने 2000 में इसकी स्थापना की थी, जो कंधार विमान अपहरण के बाद भारत से रिहा हुआ था। जैश भारत में संसद हमला, पठानकोट जैसे कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इस संगठन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा समर्थन है। वह खुलेआम आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग करता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश किए। हमलावर के वीडियो, विस्फोटकों के स्रोत, जैश कमांडरों की बातचीत। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आरोपों से इनकार किया और जैश के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलवामा ने फिर साबित कर दिया, जब तक पाकिस्तान आतंक का सफाया नहीं करता, दक्षिण एशिया में शांति असंभव है। हमले की खबर फैलते ही देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर जगह लोग सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तान के खिलाफ नारे। हर भारतीय की आंखों में आंसू, दिल में बदले की आग थी। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की और सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी। गुनहगारों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया, सीमा शुल्क बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया। राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ सरकार को समर्थन दिया। यह राष्ट्रीय एकता का अनूठा प्रदर्शन था। पूरे देश ने एक स्वर में कहा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। टीमों ने घटनास्थल से फोरेंसिक सबूत जुटाए। कार के टुकड़े, विस्फोटक, मानव अवशेष। कार के चेसिस नंबर से सज्जाद भट्ट की पहचान हुई, जो जैश का आतंकी था। एनआईए ने जैश के स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया, जिससे हमले की पूरी साजिश सामने आई। पता चला, मसूद अजहर, उसका भाई रऊफ असगर और भतीजा उमर फारूक पाकिस्तान में बैठकर साजिश रच रहे थे। आरडीएक्स पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाया गया। फंडिंग हवाला चैनलों से हुई। सुरक्षा बलों ने 100 घंटों में मास्टरमाइंड कामरान को मार गिराया। उमर फारूक भी मुठभेड़ में मारा गया। असली गुनहगार मसूद अजहर अब भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। उसे सजा दिलाना भारत की बड़ी चुनौती है। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश था। हर भारतीय नागरिक गुस्से में था और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहा था। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, अब भारत क्या करेगा? क्या भारत इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा? लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी थीं। हर कोई जानना चाहता था कि भारत किस तरह से इस आतंकी हमले का बदला लेगा। और फिर वो दिन आया, 26 फरवरी 2019 की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने एक गुप्त मिशन के लिए उड़ान भरी। ये विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए तैयार थे। उनका लक्ष्य था पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी प्रशिक्षण कैंप। इस कैंप में आतंकियों को भारत के खिलाफ हमले करने के लिए तैयार किया जाता था। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार था जब भारत ने इस तरह की सीधी कार्रवाई करने का फैसला किया था, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर हमला किया। यह एक साहसिक और जोखिम भरा कदम था, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस ऑपरेशन को गुप्त नाम दिया गया था, ऑपरेशन बंदर। इस ऑपरेशन में इजरायली स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए। ये बम अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। यह भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश था। पाकिस्तान ने पहले तो हमेशा की तरह हमले से इनकार किया और इसे महज एक मामूली घटना बताने की कोशिश की, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उसे सच्चाई माननी पड़ी। दुनिया भर के देशों ने भारत के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अगले ही दिन पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमानों ने जवाबी हमला किया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया
और उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अपने मिग 21 बाइसन विमान से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। दुर्भाग्यवश इस हवाई लड़ाई में उनका मिग 21 पाकिस्तानी सीमा में गिर गया और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। लेकिन भारत के कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वे भारत लौटे तो पूरे देश ने उनका एक हीरो की तरह स्वागत किया। हर भारतीय के दिल में उनके लिए सम्मान और गर्व था। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव ला दिया। अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह न केवल अपनी सीमा के भीतर बल्कि आतंक के स्रोत पर भी प्रहार करने में सक्षम है और करेगा। पुलवामा ने भारत की सुरक्षा नीति में गहरे बदलाव लाए। सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े काफिले को सड़क से क्यों भेजा गया? अब जवानों को जम्मू श्रीनगर के बीच हवाई यात्रा की सुविधा दी गई है। काफिले की आवाजाही के दौरान नागरिक यातायात रोकना, बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन निगरानी, नई SOP लागू की गई। IED से निपटने के लिए नई तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा। आम नागरिकों में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा और एकजुटता दिखी। शहीदों के परिवारों के लिए करोड़ों रुपए दान किए गए। कश्मीरी समाज में भी सवाल उठे। स्थानीय युवाओं का कट्टरपंथ की ओर बढ़ना चिंता का विषय बना। सरकार ने कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई योजनाएं शुरू की। यह लड़ाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक की विचारधारा के खिलाफ है। पुलवामा ने सिखाया, आतंकवाद को कभी हल्के में न लें। सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत और आधुनिक बनाना जरूरी है। अब भारत ऑफेंसिव डिफेंस नीति पर चल रहा है। जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी आतंक के ठिकानों को नष्ट करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशें तेज हुई। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। सीमा पर स्मार्ट सर्विलांस, बुलेट प्रूफ जैकेट, आधुनिक हथियार, सुरक्षा बलों को और मजबूत किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित हुआ, तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल के लिए। यह सब दिखाता है भारत अब किसी भी चुनौती के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। पुलवामा के 40 शहीदों का बलिदान हमें हमेशा सतर्क और एकजुट रहने की प्रेरणा देता रहेगा। जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं होता, भारत का संघर्ष जारी रहेगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि है।